चैप्टर 18 खजाने के लिए लड़ाई। सुबह होने से पहले ही टार्ज़न को अपनी खोज की विफलता की संभावना का एहसास हो गया, और तब भी वो केवल यही स्वीकार करेगा कि सफलता में अभी देरी हुई है। वो खाएगा और सोएगा और फिर से निकल पड़ेगा। जंगल बहुत बड़ा था, लेकिन टार्ज़न का अनुभव और चालाकी भी बहुत बड़ी थी। टेगलेट भले ही दूर तक यात्रा करे, लेकिन टार्ज़न उसे अंत में ढूंढ ही लेगा, हालांकि उसे विशाल जंगल में हर पेड़ को खोजना होगा। इस तरह से आत्मभाषण करते हुए बंदर आदमी ने 12 नामक हिरन के निशान का पीछा किया, जिस पर उसने अपनी भूख मिटाने का फैसला किया था। आधे घंटे तक वह निशान बंदर आदमी को एक अच्छी तरह से चिन्हित शिकार पथ के साथ पूर्व की ओर ले गया, जब अचानक शिकारी को आश्चर्य में डालते हुए शिकार दिखाई दिया, जो संकरे रास्ते से सीधे शिकारी की ओर पागलों की तरह दौड़ रहा था। टार्ज़न, जो पगडंडी के साथ साथ चल रहा था, इतनी तेजी से किनारे की छिपी हुई हरियाली की ओर छलांग लगाता है कि हिरन को अभी भी इस दिशा में किसी दुश्मन की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, और जब जानवर अभी भी कुछ दूरी पर था, तो बंदर आदमी पगडंडी के ऊपर लटके पेड़ की निचली शाखाओं पर चढ़ जाता है। वहां वह एक जंगली शिकारी जानवर की तरह दुबका हुआ अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहा था। हिरन को इतना भयभीत कर देने वाली बात क्या थी, टार्ज़न को नहीं पता था। शायद नुमा, शेर या चीता, तेंदुआ, लेकिन जो भी हो, वानरों के टार्ज़न के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह जंगल के किसी भी अन्य निवासी के खिलाफ अपने शिकार की रक्षा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। अगर वह शारीरिक शक्ति के जरिए ऐसा करने में असमर्थ था, तो उसके पास एक और बड़ी शक्ति थी, उसकी चतुर बुद्धि। और इस तरह भागता हुआ हिरन आया, सीधे मौत के मुंह में। बंदर आदमी ने इस तरह से मुंह मोड़ा कि उसकी पीठ निकट आ रहे जानवर की ओर थी। वह पगडंडी के ऊपर धीरे धीरे हिलते हुए अंग पर घुटनों के बल खड़ा था, और भयभीत बारह के निकट आने वाले खुरों की ताल पर अपने कान लगाए हुए था। एक क्षण में शिकार शाखा के नीचे से निकल गया, और उसी क्षण ऊपर खड़ा बंदर आदमी उछलकर उसकी पीठ पर गिर पड़ा। आदमी के शरीर के वजन ने हिरन को जमीन पर गिरा दिया। उठने के निरर्थक प्रयास में एक बार वह लड़खड़ाकर आगे की ओर गिरा, और फिर शक्तिशाली मांसपेशियों ने उसके सिर को बहुत पीछे खींच लिया, गर्दन को बुरी तरह से मोड़ दिया, और बारह मर गया। हत्या तो बहुत जल्दी हुई थी, और उसके बाद की हरकतें भी उतनी ही जल्दी थीं, क्योंकि कौन जानता था कि किस तरह का हत्यारा बारह का पीछा कर रहा था, या वह उसके कितने करीब था। शिकार की गर्दन अभी टूटी ही थी कि शव टार्ज़न के चौड़े कंधों में से एक पर लटक गया, और एक पल बाद ही बंदर आदमी फिर से पगडंडी के ऊपर एक पेड़ की निचली शाखाओं पर बैठ गया। उसकी गहरी भूरी आंखें उस रास्ते को देख रही थीं, जहां से हिरन भागा था। बारह के डर का कारण टार्ज़न को स्पष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि कुछ ही देर में घुड़सवारों की स्पष्ट आवाजें आने लगीं। अपने शिकार को घसीटते हुए बंदर आदमी बीच की छत पर चढ़ गया, और एक पेड़ की जड़ में आराम से बैठ गया, जहां से वह अभी भी नीचे का रास्ता देख सकता था। उसने हिरन की कमर से एक रसदार स्टेक काटा, और अपने मजबूत सफेद दांतों को उसके गर्म मांस में गड़ाते हुए अपनी वीरता और अपनी चालाकी का आनंद लेना शुरू कर दिया। भूख मिटाते समय उसने नीचे के रास्ते की भी उपेक्षा नहीं की। उसकी तेज आंखें आगे चल रहे घोड़े के थूथन को देखती रहती थीं, जब वह घुमावदार रास्ते में मोड़ के पास दिखाई देता था, और एक एक करके वे सवारों को ध्यान से देखती थीं, जो एक पंक्ति में उसके नीचे से निकल रहे थे। उनमें से एक को टार्ज़न ने पहचान लिया, लेकिन वह कपिमानव अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में इतना प्रशिक्षित था कि उसके हाव भाव में जरा सा भी परिवर्तन, और न ही उसके उन्मादपूर्ण प्रदर्शन से, जो उसकी उपस्थिति को प्रकट कर सकता था, उसकी आंतरिक उत्तेजना का पता चलता था। उसके नीचे एल्बर्ट वेर पर सवार था, जो अपनी उपस्थिति से उतना ही अनभिज्ञ था जितना कि उसके आगे और पीछे के एबिसिनियन थे, जबकि वानर मानव उस बेल्जियन की जांच कर रहा था कि कहीं उसके द्वारा चुराई गई थैली का कोई चिन्ह तो नहीं है। जैसे ही एबिसिनियन दक्षिण की ओर बढ़े, एक विशालकाय व्यक्ति उनके पीछे पीछे मंडराता रहा। एक विशालकाय, लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति, जिसने अपने कंधों पर एक हिरन का रक्तरंजित शव उठा रखा था, क्योंकि टार्ज़न जानता था कि यदि वह बेल्जियन का पीछा करता रहा तो उसे कुछ समय तक शिकार करने का कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा।
सशस्त्र घुड़सवारों के बीच से उसे छीनने का प्रयास टार्ज़न भी अंतिम सीमा तक ही करेगा, क्योंकि जंगली जानवरों का मार्ग सावधानी और चालाकी का होता है, जब तक कि वे दर्द या क्रोध के कारण उतावले न हो जाएं। अतः एबिसिनियाई और बेल्जियन लोग दक्षिण की ओर बढ़े और वानरों का टार्ज़न मध्य छत की हिलती शाखाओं के माध्यम से चुपचाप उनके पीछे चला गया। 2 दिन की यात्रा के बाद वे एक समतल मैदान में पहुंच गए जिसके आगे पहाड़ थे, एक ऐसा मैदान जिसे टार्ज़न ने याद किया और जिसने उसके भीतर अस्पष्ट आधी यादें और अजीबोगरीब लालसाएं जगा दी। मैदान के बाहर घुड़सवार सवार थे और उनके पीछे एक सुरक्षित दूरी पर बंदर आदमी रेंग रहा था, जो जमीन पर मौजूद छुपने का फायदा उठा रहा था। जली हुई लकड़ियों के ढेर के पास एबिसिनियन रुके और टार्ज़न चुपके से उनके पास गया और पास की झाड़ियों में छिप गया। उन्हें आश्चर्य से देखा। उसने उन्हें मिट्टी खोदते हुए देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने अतीत में वहां मांस छिपाया था और अब उसे लेने आए हैं। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे अपने सुंदर कंकड़ दफनाए थे और वह सुझाव जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। वे उन चीज़ों के लिए खुदाई कर रहे थे जिन्हें अश्वेतों ने यहाँ दफना दिया था। कुछ देर बाद उसने देखा कि वे एक गंदी, पीली वस्तु को खोद रहे हैं और उसने वेरपर और अब्दुल मोराक की खुशी देखी क्योंकि वह गंदी वस्तु सामने आ गई थी। एक एक करके उन्होंने कई समान टुकड़े खोदे, सभी एक जैसे, गंदे पीले रंग के, जब तक कि उनमें से एक ढेर जमीन पर नहीं गिर गया, एक ऐसा ढेर जिसे अब्दुल मोराक ने लालच के उन्माद में सहलाया और सहलाया। जब बंदर आदमी ने सोने की सिल्लियों को बहुत देर तक देखा तो उसके मन में कुछ हलचल हुई। उसने पहले ऐसा कहाँ देखा था? वे क्या थे? इन तारमंगनी को उन पर इतना लालच क्यों था? वे किसके थे? उसे उन काले लोगों की याद आई जिन्होंने उन्हें दफनाया था। ये चीजें उनकी ही होंगी। वेरपर उन्हें चुरा रहा था जैसे उसने टार्ज़न के कंकड़ों की थैली चुराई थी। बंदर आदमी की आंखें गुस्से से चमक उठीं। वो काले लोगों को ढूंढकर उन्हें इन चोरों के खिलाफ ले जाना चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ कि उनका गांव कहाँ हो सकता है। जब ये सभी बातें सक्रिय मन में चल रही थीं, तो लोगों का एक दल मैदान के किनारे के जंगल से बाहर निकला और जले हुए बंगले के खंडहरों की ओर बढ़ा। अब्दुल मोराक, जो हमेशा चौकन्ना रहता था, उन्हें सबसे पहले देखने वाला था, लेकिन वे पहले ही खुले में आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे। उसने अपने आदमियों को सवार होने और तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि अफ्रीका के दिल में कौन जान सकता है कि एक अजनबी सेना दोस्त है या दुश्मन। वेरपर अपनी काठी पर झूलते हुए, अपनी नजरें नवागंतुकों पर गड़ाए हुए था, फिर सफ़ेद और कांपते हुए वह अब्दुल मोराक की ओर मुड़ा। ये अखमेद शेख और उसके हमलावर हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे सोने के लिए आए हैं। ये लगभग उसी समय की बात होगी जब अखमेद शेख ने पीले रंग की सिल्लियों के ढेर को देखा और उसे उस वास्तविकता का एहसास हुआ जिसका उसे पहले से ही डर था जब से उसकी नज़र अंग्रेज के बंगले के खंडहर के पास पार्टी पर पड़ी थी। किसी ने उसे पहले ही रोक लिया था, कोई और उससे पहले खजाने के लिए आ गया था। अरब क्रोध से पागल हो गया था। हाल ही में सब कुछ उसके खिलाफ हो गया था। उसने गहने खो दिए थे, बेल्जियन महिला को, और दूसरी बार उसने अंग्रेज महिला को खो दिया था। अब कोई उससे ये खजाना लूटने आया था जिसे वह यहाँ अशांति से सुरक्षित समझता था, जैसे कि इसे कभी खनन ही नहीं किया गया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चोर कौन है। वे बिना युद्ध के सोना नहीं छोड़ेंगे, इस बात का उसे पूरा यकीन था। और एक जंगली चीख और अपने अनुयायियों को आदेश देते हुए अखमेद शेख ने अपने घोड़े में रस्सा डाला और एबिसिनियाई लोगों पर टूट पड़ा और उसके पीछे अपने सिर के ऊपर अपनी लंबी बंदूकें लहराते हुए, चिल्लाते और गालियां देते हुए उसके खूनी अनुयायियों की विविध भीड़ आ गई। अब्दुल मोराक के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया, जिससे कुछ घोड़े खाली हो गए और फिर हमलावर उनके बीच आ गए और तलवार, पिस्तौल और बंदूक, सभी अपना सबसे घिनौना और खूनी काम कर रहे थे। पहले हमले में वेरपर की जासूसी करते हुए अखमेद शेख ने बेल्जियम के सैनिक पर हमला किया और वेरपर ने अपने भाग्य के बारे में सोचकर घबराकर अपने घोड़े का सिर मोड़ लिया और भागने की कोशिश में पागलों की तरह भाग गया। लेफ्टिनेंट को कमान संभालने के लिए चिल्लाते हुए और उसे मौत की सजा देते हुए एबिसिनियन को खदेड़ने और सोना वापस अपने शिविर में लाने का आग्रह करते हुए
अखमेद सेक ने बेल्जियम के सैनिक का पीछा करते हुए मैदान में प्रवेश किया। उसका दुष्ट स्वभाव बदला लेने के आनंद को त्यागने में असमर्थ था, यहाँ तक कि खजाने की बलि देने के जोखिम पर भी। जैसे जैसे पीछा करने वाला दूर के जंगल की ओर पागलों की तरह भागते गए, उनके पीछे खूनी बर्बरता के साथ लड़ाई छिड़ गई। क्रूर एबिसिनियन या अखमेद सेक के हत्यारों ने कोई रियायत नहीं मांगी यादी। झाड़ियों की ओट से टार्जन उस खूनी संघर्ष को देख रहा था जो उसे इस कदर घेरे हुए था कि उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाया जिससे वह बचकर वेरपर और अरब सरदार का पीछा कर सके। एबिसिनियाई लोग एक घेरे में खड़े थे जिसमें टार्जन की स्थिति भी शामिल थी, और उनके चारों ओर तथा उनके भीतर चिल्लाते हुए हमलावर दौड़ रहे थे, कभी दूर भागते, कभी अपनी घुमावदार तलवारों से वार करने और काटने के लिए आक्रमण कर रहे थे। संख्या के हिसाब से अखमेद सेक के सैनिक श्रेष्ठ थे और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैनेलिक के सैनिकों का सफाया हो रहा था। टार्जन के लिए परिणाम महत्वहीन था, वो केवल एक ही उद्देश्य से देख रहा था, खून पसीने लड़ाकों के घेरे से बचकर बेल्जियम और उसकी थैली का पीछा करना। जब उसने पहली बार वेरपर को उस रास्ते पर देखा था जहां उसने 12 की हत्या की थी, तो उसने सोचा था कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही होंगी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि चोर को नुमा ने मार डाला है और खा गया है। लेकिन 2 दिनों तक टुकड़ी का पीछा करने के बाद, अपनी गहरी निगाहों से हमेशा बेल्जियन पर नज़र रखने के बाद, उसे अब उस आदमी की पहचान पर संदेह नहीं रहा, हालांकि उसे उस क्षत विक्षत शव की पहचान स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने सोचा था कि वो वही आदमी है जिसे वह ढूंढ रहा था। जब वह अस्त व्यस्त झाड़ियों के बीच छिपकर बैठा था, जो कुछ समय पहले उसकी पत्नी के लिए खुशी और गर्व का विषय थी, जिसे वह अब याद नहीं करता, तो एक अरब और एक अबीसिनियाई अपने घोड़ों को उसके पास ले आए और एक दूसरे पर अपनी तलवारों से वार करने लगे। कदम दर कदम अरब ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक पीछे धकेला जब तक कि उसका घोड़ा वानर मानव को रौंद नहीं दिया, और फिर एक क्रूर वार ने काले योद्धा की खोपड़ी को काट डाला और शव पीछे की ओर लगभग टार्जन पर गिर गया। जैसे ही अबीसिनियाई अपनी काठी से नीचे गिरा, सवारहीन घोड़े द्वारा दर्शाई गई भागने की संभावना ने वानर मानव को तुरंत हरकत में ला दिया। इससे पहले कि भयभीत जानवर भागने के लिए खुद को तैयार कर पाता, एक नग्न दैत्य उसकी पीठ पर सवार था। एक मजबूत हाथ ने उसकी लगाम पकड़ ली थी, और हैरान अरब ने अपनी काठी में एक नए दुश्मन को पाया जिसे उसने मार डाला था। लेकिन इस दुश्मन के पास तलवार नहीं थी, और उसका भाला और धनुष उसकी पीठ पर ही था। अरब अपने पहले आश्चर्य से उबरकर इस अहंकारी अजनबी को नष्ट करने के लिए तलवार उठाकर आगे बढ़ा। उसने बंदर आदमी के सिर पर एक जोरदार वार किया, एक ऐसा वार जो हवा में बिना किसी नुकसान के घूम गया, जबकि टार्जन उसके रास्ते से हट गया, और फिर अरब ने महसूस किया कि दूसरे का घोड़ा उसके पैर को छू रहा है। एक बड़ा हाथ बाहर निकला और उसकी कमर को घेर लिया, और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसे उसकी काठी से घसीटा गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक ढाल बनाते हुए अपने साथियों की घेरने वाली पंक्तियों के बीच से पागलों की तरह भागता हुआ निकल गया। उनसे थोड़ी दूर पर वह जमीन पर गिर पड़ा, और आखिरी बार उसने अपने अजीब दुश्मन को देखा जो मैदान के उस पार जंगल की ओर भाग रहा था। 1 और घंटे तक लड़ाई चलती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक कि एबिसिनियनों में से आखिरी सैनिक जमीन पर मर नहीं गया या भागकर उत्तर की ओर भाग नहीं गया। लेकिन कुछ लोग बच निकले, जिनमें अब्दुल मौराक भी शामिल था। विजयी हमलावरों ने सोने की सिल्लियों के ढेर के पास इकट्ठा होकर, जिसे अबीसिनियाई लोगों ने खोज निकाला था, अपने नेता की वापसी का इंतजार किया। उनका उत्साह थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उन्हें एक अजीबोगरीब भूत दिखाई दिया, जिसमें एक नग्न श्वेत व्यक्ति उनके एक दुश्मन के घोड़े पर सवार होकर भाग रहा था, और उसके साथ एक साथी भी था जो अब उनके बीच था और बंदर आदमी की अलौकिक शक्ति के बारे में बता रहा था। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति बंदरों के टार्जन के नाम और प्रसिद्धि से परिचित नहीं था, और ये तथ्य कि उन्होंने जंगल के अपराधियों के क्रूर दुश्मन के रूप में श्वेत दानव को पहचान लिया था, उनके डर को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि टार्जन मर चुका है। स्वाभाविक रूप से अंधविश्वासी होने के कारण उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने मृत व्यक्ति की देह रहित आत्मा को देखा है,
और अब वे अपने चारों ओर भयभीत दृष्टि से देख रहे थे कि भूत उस स्थान पर शीघ्र ही लौट आएगा जहां उन्होंने हाल ही में उसके घर पर छापा मारकर उसे नुकसान पहुंचाया था, और भयभीत फुसफुसाते हुए इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यदि आत्मा लौटकर उनके पास सोना पाकर वापस आई तो वह उनसे किस प्रकार का प्रतिशोध लेगी। जैसे जैसे वे बातचीत करते गए, उनका आतंक बढ़ता गया, जबकि उनके नीचे नदी के किनारे नरकटों की आड़ में नग्न काली योद्धाओं का एक छोटा दल उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। नदी के उस पार की ऊंचाइयों से इन काले लोगों ने संघर्ष का शोर सुना था और सावधानी से धारा की ओर रेंगते हुए उसे पार किया और नरकटों के बीच से आगे बढ़े जब तक कि वे लड़ाकों की हर हरकत पर नजर रखने की स्थिति में नहीं आ गए। आधे घंटे तक हमलावरों ने अखमेद शेख की वापसी का इंतजार किया। टार्जन के भूत के जल्दी वापस आने के डर ने लगातार उनके सरदार के प्रति उनकी वफादारी और डर को कमजोर किया। आखिरकार उनमें से एक ने सभी की इच्छाएं जाहिर की जब उसने घोषणा की कि वह अखमेद शेख की तलाश में जंगल की ओर आगे बढ़ना चाहता है। तुरंत ही उनमें से हर आदमी अपने घोड़े पर चढ़ गया। सोना यहाँ सुरक्षित रहेगा, एक ने चिल्लाया। हमने एबिसिनियन को मार दिया है और इसे ले जाने के लिए कोई और नहीं है। चलो हम अखमेद शेख की तलाश में चलते हैं। और एक क्षण बाद धूल के बादल के बीच हमलावर मैदान में पागलों की तरह सरपट दौड़ रहे थे और नदी के किनारे सरकंडों की ओट से काले योद्धाओं का एक दल उस स्थान की ओर रेंगता हुआ आया जहां ओपार की सुनहरी सिल्लियां जमीन पर इकट्ठी पड़ी थीं। वीरपर अभी भी अखमेद शेख से आगे था जब वह जंगल में पहुंचा, लेकिन बाद में बेहतर तरीके से सवार होकर वो उससे आगे निकल रहा था। हताशा के बेपरवाह साहस के साथ सवार होकर बेल्जियन ने अपने घोड़े को और अधिक गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि घुमावदार खेल के रास्ते की संकीर्ण सीमाओं के भीतर भी, जिसका जानवर पीछा कर रहा था। अपने पीछे वह अखमेद शेख की आवाज़ सुन सकता था जो उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वीरपर ने अपने हौंफते घोड़े के खून से लथपथ किनारों में और भी गहरी रस्सी गड़ा दी। जंगल में 200 गज की दूरी पर एक टूटी हुई शाखा पगडंडी पर पड़ी थी। यह एक छोटी सी बात थी जिसे घोड़ा आमतौर पर अपनी स्वाभाविक चाल में बिना उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिए ही ले लेता, लेकिन वीरपर का घोड़ा थका हुआ था, उसके पैर थकान से भारी थे और जैसे ही शाखा उसके अगले पैरों के बीच फंसी, वो लड़खड़ा गया, खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया, पगडंडी पर गिर गया। वीरपर अपने सिर के ऊपर से कुछ गज आगे लुढ़का, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वापस भागा। लगाम पकड़कर उसने जानवर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए खींचा, लेकिन जानवर खड़ा नहीं हो सका या उठ नहीं पाया, और जब बेल्जियम के उस व्यक्ति ने उसे गाली दी और उस पर हमला किया तो अखमेद शेख दिखाई दिया। तुरंत ही बेल्जियम के सैनिक ने मरते हुए घोड़े को अपने पैरों के पास रखकर अपने प्रयास रोक दिए और अपनी राइफल उठाकर घोड़े के पीछे जाकर आगे बढ़ते हुए अरब पर गोली चला दी। उसकी गोली नीचे की ओर जाती हुई अखमेद शेख के घोड़े की छाती में जा लगी, जिससे वह उस स्थान से 100 गज नीचे गिर गया जहां वीरपर दूसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था। अरब, जो अपने घोड़े के साथ नीचे गिर गया था, उसके ऊपर खड़ा था और अपने गिरे हुए घोड़े के पीछे बेल्जियम के घोड़े की रणनीतिक स्थिति को देखकर उसने बिना समय गंवाए अपने घोड़े के पीछे एक और घोड़ा खड़ा कर लिया और वहां दोनों लेटे हुए थे, बारी बारी से एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जबकि अरब के पीछे से वानरों का टार्जन जंगल के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ उसने द्वंद्व युद्ध करने वालों की कभी कभार गोलियों की आवाज़ सुनी और जंगल की शाखाओं के बीच से सुरक्षित और तेज रास्ता चुनकर एक आधे टूटे हुए एबिसिनियन टट्टू द्वारा प्रदान की गई अनिश्चित परिवहन के लिए पेड़ों पर चढ़ गया। पगडंडी के एक तरफ चलते हुए वानर मानव तुरंत एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां से वह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रूप से लड़ाकू विमानों को देख सकता था। पहले एक और फिर दूसरा अपने घोड़े के सीने से ऊपर आंशिक रूप से खुद को ऊपर उठाता, अपने हथियार को चलाता और तुरंत अपने आश्रय के पीछे सपाट होकर गिर जाता, जहां वह फिर से हथियार लोड करता और एक पल बाद यही हरकत दोहराता। वीरपर के पास बहुत कम गोला बारूद था। अब्दुल मोराक ने उसे जल्दबाजी में एक एबिसिनियन के शव से हथियारबंद किया था, जो सिल्लियों के ढेर के पास लड़ाई में मारा गया था, और अब उसे एहसास हुआ कि जल्द ही वह अपनी आखिरी गोली इस्तेमाल कर लेगा
और अरब की दया पर निर्भर हो जाएगा, एक ऐसी दया जिससे वह अच्छी तरह परिचित था। मृत्यु और अपने खजाने की लूट का सामना करते हुए बेल्जियन ने भागने की कोई योजना बनाई, और एकमात्र योजना जो उसे पसंद आई, जिसमें सफलता की थोड़ी सी भी संभावना थी, वह थी अखमेद शेख को रिश्वत देने की संभावना। वीरपर ने एक कारतूस को छोड़कर बाकी सभी कारतूस चला दिए थे। जब लड़ाई के दौरान एक शांति के दौरान उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को ऊंची आवाज में पुकारा, अखमेद शेख, वह चिल्लाया, अगर हम अपनी मूर्खतापूर्ण लड़ाई जारी रखते हैं तो केवल अल्लाह ही जानता है कि हम में से कौन अपनी हड्डियों को इस रास्ते पर सड़ने के लिए छोड़ सकता है। तुम मेरी कमर के चारों ओर पहने जाने वाले थैले की सामग्री चाहते हो, और मैं अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता को गहनों से भी अधिक चाहता हूँ। तो हम में से प्रत्येक को वह लेना चाहिए जो उसे सबसे अधिक पसंद है और शांति से अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाना चाहिए। मैं थैले को अपने घोड़े की लाश पर रख दूंगा जहां तुम उसे देख सको, और तुम बदले में अपनी बंदूक को अपने घोड़े पर रख दोगे जिसका बट मेरी ओर होगा। फिर मैं थैला तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा और तुम मुझे सुरक्षित जाने दोगे। मुझे केवल अपना जीवन और अपनी स्वतंत्रता चाहिए। अरब ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा, फिर वह बोला। उसका जवाब इस तथ्य से प्रभावित था कि उसने अपनी आखिरी गोली खर्च कर दी थी। तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ, वह गुर्राया, थैला अपने पीछे साफ साफ छोड़ दो। देखो, मैं अपनी बंदूक इस तरह रखता हूँ, बट तुम्हारी तरफ। जाओ। वीरपर ने अपनी कमर से थैली निकाली। उसने दुख और स्नेह से अपनी उंगलियों से थैली के अंदर की कठोर रेखाओं को दबाया। काश वह मुट्ठी भर कीमती पत्थर निकाल पाता, लेकिन अब अखमेद शेख खड़ा था, उसकी चील जैसी आंखें बेल्जियन और उसके हर काम को साफ साफ देख रही थीं। अफसोस के साथ वीरपर ने थैली को, उसकी सारी सामग्री को बिना हिलाए अपने घोड़े के शरीर पर रख दिया, उठा और अपनी राइफल को साथ लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा, जब तक कि एक मोड़ ने उसे चौकस अरब की नज़र से छिपा नहीं दिया। फिर भी अखमद शेख आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे भय था कि ऐसी ही परिस्थितियों में वह भी विश्वासघात का दोषी हो सकता है। नहीं, उसका संदेह निराधार था, क्योंकि बेल्जियन जैसे ही अरब की दृष्टि की सीमा से बाहर गया, वह एक पेड़ की टहनी के पीछे रुक गया, जहां से उसे अभी भी अपने मृत घोड़े और थैली का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, और उसने अपनी राइफल उठाकर उस स्थान को ढक दिया जहां खजाने को जब्त करने के लिए आगे आने पर दूसरे व्यक्ति का शरीर दिखाई देना चाहिए था। लेकिन अखमेद शेख कोई मूर्ख नहीं था जो खुद को चोर और हत्यारे की बदनामी के सामने उजागर कर दे। अपनी लंबी बंदूक लेकर वह पगडंडी छोड़कर उस कतार और उलझी हुई वनस्पतियों में घुस गया जो उसे घेरे हुए थीं, और धीरे धीरे हाथों और घुटनों के बल पर आगे बढ़ता हुआ वह पगडंडी के समानांतर चला गया, लेकिन एक पल के लिए भी उसका शरीर छिपे हुए हत्यारे की राइफल के सामने नहीं आया। इस तरह अखमेद शेख आगे बढ़ता गया और अपने दुश्मन के मरे हुए घोड़े के सामने पहुंच गया। थैली वहां पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, जबकि थोड़ी दूर पर वीरपर बढ़ती हुई अधीरता और घबराहट में इंतजार कर रहा था, ये सोचकर कि अरब अपना इनाम लेने क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक राइफल की नाल अचानक और रहस्यमय ढंग से थैली से कुछ इंच ऊपर आ गई, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि अरब ने उसके साथ क्या चालाकी की है, हथियार को चतुराई से कच्चे चमड़े के पट्टे में फंसा दिया गया, जो थैली का पट्टा था, और थैली तुरंत उसकी नज़रों से ओझल हो गई और रास्ते के किनारे घने पेड़ों में छिप गई। हमलावर ने एक क्षण के लिए भी अपने शरीर का एक इंच भी नहीं दिखाया, और वीरपर ने अपनी बची हुई एक भी गोली तब तक चलाने की हिम्मत नहीं की जब तक कि सफल हिट का हर मौका उसके पक्ष में न हो। मन ही मन हंसते हुए अखमेद शेख जंगल में कुछ कदम और आगे चला गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वीरपर उसे मारने के लिए आसपास ही इंतजार कर रहा था। जैसे उसकी आंखें जंगल के पेड़ों के बीच से उस छिपे हुए बेल्जियन सैनिक की आकृति तक पहुंच गई थीं, जो उस विशालकाय व्यक्ति के धड़ के पीछे अपनी राइफल तान रहा था। वीरपर ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, उसकी लालच उसे जाने की अनुमति नहीं दे रही थी, और इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। उसके हाथों में उसकी राइफल तैयार थी, उसकी आंखें बिल्ली जैसी तीव्रता के साथ उसके सामने के रास्ते को देख रही थीं। लेकिन वहां एक और व्यक्ति था जिसने थैली देखी थी और उसे पहचान लिया था, जो अखमद शेख के साथ आगे बढ़ा।
उसके ऊपर मंडराता हुआ, उतना ही मौन और निश्चित जितना कि मृत्यु। और जैसे ही अरब ने झाड़ियों से कम घनी जगह पाकर थैली की सामग्री को देखकर अपनी आंखें मूंदने के लिए तैयार हुआ, टार्ज़न ठीक उसके ऊपर रुक गया, उसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अपनी जीभ से अपने पतले होठों को गीला करते हुए अखमेत ज़ेक ने थैली के मुंह को बंद करने वाली डोरियों को ढीला कर दिया और एक पंजे जैसे हाथ को कप के आकार में बनाकर उसमें से कुछ सामग्री अपनी हथेली में उड़ेल ली। उसने अपने हाथ में पड़े पत्थरों पर एक नज़र डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके होठों से एक गाली फूट पड़ी और उसने तिरस्कारपूर्वक उन छोटी छोटी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। उसने जल्दी जल्दी बाकी बची हुई चीज़ों को खाली कर दिया, जब तक कि उसने हर एक पत्थर को स्कैन नहीं कर लिया। और जैसे ही उसने उन सभी को ज़मीन पर फेंका और उन पर पैर रखा, उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके चेहरे की मांसपेशियां राक्षसी क्रोध में काम करने लगीं और उसकी उंगलियां इतनी कस गईं कि उसके नाखून मांस में चुभने लगे। ऊपर टार्ज़न आश्चर्य से देख रहा था। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी थैली के बारे में इतनी सारी चर्चा का क्या मतलब था। वह देखना चाहता था कि अरब के चले जाने के बाद वह क्या करेगा। थैली उसके पीछे छोड़कर और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बाद वह अखमेत ज़ेक पर झपटता और उससे थैली और उसके सुंदर कंकड़ छीन लेता, क्योंकि क्या वे टार्ज़न के नहीं थे। उसने देखा कि अब अरब ने खाली थैली फेंक दी है और अपनी लंबी बंदूक की नली को पकड़कर क्लब की तरह चुपके से जंगल में उस रास्ते से चला गया जिस रास्ते से वीर पर गया था। जैसे ही वह आदमी उसकी नज़रों से ओझल हुआ, टार्ज़न ज़मीन पर गिर पड़ा और थैली में बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने बिखरे हुए पत्थरों को पहली बार नज़दीक से देखा, उसे अरब के क्रोध का आभास हो गया, क्योंकि चमकीले और जगमगाते रत्नों के स्थान पर, जिन्होंने पहले तो बंदर आदमी का ध्यान आकर्षित किया था, थैली में अब केवल साधारण नदी के पत्थर जमा थे।